Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics वाला. This is Nancy Dell and today we will discuss the next lecture of Human Health and Disease. Last lecture के अंदर हमने एड्स को डिटेल में पढ़ा था. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मोस्ट डेंजरस डिजीज, मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज, जिसको हम कहते हैं कैंसर. नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या मेन डिफरेंस है आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे. टाइप्स ऑफ कैंसर हम देखेंगे कि बेनाइन ट्यूमर हम किसको बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर हम किसको बोलते हैं, सबसे जो खतरनाक प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की वो कौन सी होती है. आज हम ये सारी की सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में. एड्स और कैंसर आपके सिलेबस के अंदर डिटेल के अंदर है और आप ज्यादा से ज्यादा इस पोर्शन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करने वाले हैं. तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि नॉर्मल सेल वर्सेस कैंसरस सेल में क्या मेन डिफरेंस है. टाइप्स ऑफ कैंसर हम देखेंगे कि कॉज ऑफ कैंसर, किसकी वजह से कैंसर होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, हम ये चीजें देखने वाले हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले चीजों को डिटेल में पढ़ना. आप अपनी नोटबुक निकालिए जल्दी से और अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाना शुरू कीजिए. सिर्फ नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, नोट्स को रिवाइज भी आपने रेगुलर बेसिस पे करना है. ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैंसर की, तो कैंसर किस वर्ड से लिया गया है. तो जो कैंसर जो वर्ड ये है, शब्द है, ये लिया गया है क्रैब से. ठीक है, जैसे कि जो क्रैब है रेंगते हुए चल जाता है ना, हर एक पोजीशन के ऊपर पहुंचता है रेंगते रेंगते. इसी तरीके से जो कैंसरस जो सेल है वन ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन से ऐसे रेंग रेंग के चलती हैं. वाया किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं ये सेल्स, ये होती है ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फ के थ्रू. ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूं कि जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल क्या शो करती है. ठीक है, तो आपको सबको पता है कि जो नॉर्मल सेल है आप 11th में पढ़ के आए हो. ठीक है, नॉर्मल सेल शोस या फिर फॉलोस सेल साइकिल. ठीक है, ये सेल साइकिल को फॉलो करती है. अब सेल साइकिल क्या है बच्चे, सेल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो सेल साइकिल आप किसको बोलते हो, G1 फेज, फिर आता है आपका S फेज, फिर आता है आपका G2 फेज और फिर आता है आपका क्या आता है M फेज, है ना, ये आता है आपका सेल साइकिल. अब अगर मैं बात करूं ना, यहां पर G1 और S फेज के बीच में क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं. G2 और M फेज के बीच में क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं. ऐसा ही मेटा फेज और एना फेज के बीच में क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं. जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल क्या करेगी बच्चे, नॉर्मल सेल शो करेगी कंट्रोल्ड ग्रोथ एंड सेल डिवीजन. ठीक है, तो यहां पे मैं एक लाइन लिख देती हूं कि जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल शोज ग्रोथ एंड सेल डिवीजन in control and coordinated manner. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर नॉर्मल सेल क्या करेगी, ग्रो करेगी. ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल सेल क्या प्रॉपर्टी शो करती है, फिर हम देखेंगे कि कैंसर सेल क्या प्रॉपर्टी शो करती है. आप अपने ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में क्या क्या मेन डिफरेंस होता है. तो समझो इस बात को कि जो नॉर्मल सेल है वो क्या शो करती है, सेल साइकिल शो करती है, जिसके अंदर G1 फेज आएगा, फिर S फेज आएगा, G2 फेज आएगा और M फेज आएगा. ठीक है, अब हर एक सेल के फेज के बीच में पे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं. जैसे कि एक चेक पॉइंट आ गया आपका G1 और S फेज के बीच में, G2 और M फेज के बीच में, मेटा फेज और एना फेज के बीच में चेक पॉइंट आ गया. अब इन चेक पॉइंट का मतलब क्या है, समझो इस बात को कि अगर किसी भी वजह से डीएनए के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाती है तो ये चेक पॉइंट्स उस म्यूटेशन को क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे और वो सेल नेक्स्ट जो सेल साइकिल का फेज है उसमें एंटर नहीं करेगी.
करेगी। अगर एंटर कर गई तो क्या हो गया, अगर एंटर कर गई तो सेल डिवाइड करेगी ही करेगी। समझ आया? मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी रीजन की वजह से डीएनए के अंदर म्यूटेशन हुई है तो ये चेक पॉइंट्स उस म्यूटेशन को पहचान लेंगे और उस सेल को क्या कर देंगे, वहीं पर खत्म कर देंगे। अगर चेक पॉइंट्स ने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, अगर चेक पॉइंट्स ने उस सेल को खत्म नहीं किया तो वो अगले सेल फेज के अंदर एंटर करेगी और फिर से वो क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। तो ये जो चेक पॉइंट्स है ये क्या करते हैं, ये पहरा दे के रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जब रोड क्रॉस करते हो तो जो बीच बीच में आपको क्या मिलते हैं, पुलिस की चौकियां मिलती है ना, चेक पॉइंट्स देखते हैं कि आपके गाड़ी के अंदर कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है। तो इसी के जैसे जो चेक पॉइंट्स है वो क्या करते हैं, चेक पॉइंट्स ये चेक करते हैं कि डीएनए के अंदर अगर म्यूटेशन तो नहीं है, अगर म्यूटेशन हुई है तो उस सेल को वहीं पर क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो एबनॉर्मेलिटी होने के पूरे चांसेस है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि जो नॉर्मल सेल है वो ग्रोथ और जो सेल डिवीजन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर शो करती है। दूसरी अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो नॉर्मल सेल क्या शो करती है बच्चे, नॉर्मल सेल शोज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, जो नॉर्मल सेल है ये क्या शो करेगी, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करेगी। अब इस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो नॉर्मल सेल है वो ग्रो कर रही है, डिवाइड कर रही है, जैसे ही वो नेबरिंग सेल के कॉन्टैक्ट में आई तो अब सेल की ग्रोथ क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। तो नॉर्मल सेल क्या शो कर रही है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो कर रही है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का अगर मैं मतलब समझाऊं तो यहां पे आप लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, when cell comes in contact with the neighboring cell, comes in contact with neighboring cell, when cell comes in contact with the neighboring cell, its uncontrolled growth and division inhibited। ठीक है, तो ये जो दो मेन प्रॉपर्टीज है ये किसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये प्रॉपर्टीज हो गई नॉर्मल सेल की। एक तो नॉर्मल सेल जो ग्रोथ जो शो करेंगी, सेल डिवीजन शो करेंगी, वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर होगा। दूसरा जो नॉर्मल सेल है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है, जैसे सेल ग्रो कर रही है, डिवाइड कर रही है, जब ये नेबरिंग सेल के कॉन्टैक्ट में आएगी तो अब उसकी जो अनलिमिटेड जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो इसी का मतलब है, यहां पे मैं लिख सकती हूं थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकती हूं कि लाइफ स्पैन ऑफ नॉर्मल सेल इज फिक्स्ड। लाइफ स्पैन ऑफ नॉर्मल सेल इज फिक्स्ड। ठीक है, जो लाइफ स्पैन होता है नॉर्मल सेल का वो क्या है, फिक्स्ड है। अब ये तीन प्रॉपर्टी है किसकी, नॉर्मल सेल की। अब अगर किसी भी वजह से, ठीक है, अगर किसी भी वजह से फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से अगर डीएनए के अंदर म्यूटेशन होती है तो चेक पॉइंट्स उस म्यूटेशन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उस सेल को वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा, ताकि जो सेल है वो नेक्स्ट सेल साइकिल के फेज के अंदर एंटर ना करे। ठीक है, अगर एंटर कर गई तो इसका मतलब है अब सेल डिवाइड करेगी। तो ये चेक पॉइंट का मतलब है। अब अगर कैंसर कॉजिंग एजेंट ने, जिनको हम ऑन्कोजन बोलते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से कैंसर कॉजिंग एजेंट है, किन किन की वजह से कैंसर होता है। तो यहां पर मैं क्या समझाना चाह रही हूं, मैं समझाना चाह रही हूं कि कैंसर कॉजिंग एजेंट की वजह से अगर डीएनए के अंदर अगर म्यूटेशन हुई है तो ये जो चेक पॉइंट्स है उस म्यूटेशन को पहचान नहीं पाते। ठीक है, मतलब ये जो चेक पॉइंट्स है अब उस म्यूटेशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और जो सेल है वो क्या कर जाएगी,
करेगी, इस चेक पॉइंट्स को सरपास कर जाएगी और एंटर कर जाएगी नेक्स्ट सेल साइकिल के फेज के अंदर, और जो सेल है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। और कभी कभी ये जो ट्यूमर है ऑर्गन से बाहर भी निकल आता है और ब्लड और लिम्फ की हेल्प से किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर भी ये ट्रांसफर कर जाती हैं ये सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम देखते हैं कि हम कैंसर किसको बोलते हैं, और जो कैंसर है वो कौन कौन सी कैंसरस सेल है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगी। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, जल्दी बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई। 3 प्रॉपर्टी मैंने बोला, नॉर्मल सेल की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर होगी। दूसरी बात, जो नॉर्मल सेल है वो क्या करेंगी, कांटेक्ट इनहिबिशन, यानी कि जो एक सेल है दूसरे सेल के जो ग्रोथ है उसको क्या करेगी, कंट्रोल कर रही है, ठीक है। कभी दूसरी सेल अनकंट्रोल ग्रोथ ना शो करना शुरू हो जाए, इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। ये प्रॉपर्टी शो कौन कर रहा है, ये प्रॉपर्टी शो कर रही है नॉर्मल सेल। ये प्रॉपर्टी कौन शो कर रही है, नॉर्मल सेल ये प्रॉपर्टी शो कर रही है। और जो लाइफ स्पेन है नॉर्मल सेल का वो क्या होता है बच्चे, फिक्स्ड होता है। लाइफ स्पेन ऑफ नॉर्मल सेल इज फिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कि हम कैंसर किसको बोलते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि हम कैंसर किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आप देखो, कैंसर का मतलब क्या है, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है। जो एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ होती है सेल की, इसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। नॉर्मल सेल क्या शो करेगी बच्चे, नॉर्मल सेल shows growth and cell division in controlled and coordinated manner, ठीक है। controlled and coordinated manner, ठीक है। जो नॉर्मल सेल है वो क्या शो करेगी, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन शो करेगी, किसके अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर जो नॉर्मल सेल है वो क्या कर रही है, ग्रोथ शो कर रही है। अब देखो, कैंसर सेल डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है, ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कैंसर सेल do not shows the property of contact inhibition। कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगी, ठीक है, कैंसरस सेल। इसीलिए जो ग्रोथ है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा सेल क्या करती रहेंगी, ग्रोथ करती रहेंगी। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो जो लाइफ स्पेन ऑफ कैंसर सेल इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। लाइफ स्पेन ऑफ कैंसर सेल इज नॉट फिक्स्ड। जो लाइफ स्पेन होता है कैंसर सेल का वो क्या है, फिक्स्ड नहीं है। और जो कैंसर सेल है ना, नॉर्मल सेल से कॉम्पीट करती है फॉर द वाइटल न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब खुद तो अनकंट्रोलेबली ग्रो कर ही रही है, दूसरी बात नॉर्मल सेल के भी न्यूट्रिशन ले रही है, ठीक है। तो इसी का मतलब है, यहाँ पे मैं डी पॉइंट्स लिख देती हूं कि कैंसर cell compete with normal cell for the vital nutrients, compete with normal cell for the vital
न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ कर रही है तो इसका मतलब है न्यूट्रिएंट्स भी चाहिएंगे। ऑलराइट, तो ये पूरी की पूरी कहानी है किसके बारे में, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में क्या क्या मेन डिफरेंस होता है। कि नॉर्मल सेल तो ठीक है, नॉर्मली ग्रो कर रही है, ठीक है, उसके बाद कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी भी शो कर रही है। कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करने के साथ साथ जो लाइफ स्पेन है नॉर्मल सेल का वो क्या है, फिक्स्ड है। अगर मैं बात करूं कैंसर की, तो कैंसर एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल शो करता है। नॉर्मल सेल तो शो ग्रो करेगी, shows growth and cell division in control and coordinated manner. Cancer cell do not show the property of contact inhibition. ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो बहुत ज्यादा डिवाइड करती रहेगी, ठीक है। लाइफ स्पेन है कैंसर सेल का फिक्स्ड नहीं है, और ये नॉर्मल सेल के साथ कॉम्पीट भी करती है फॉर द वाइटल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये था कैंसर के बारे में, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में क्या क्या मेन डिफरेंस आता है, ठीक है। आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि जो कैंसर सेल है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, नॉर्मल सेल कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, हम स्टडी, एक वर्ड देख लेते हैं, ठीक है, एक दो टर्म देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है। स्टडी ऑफ कैंसर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्टडी ऑफ कैंसर को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलेंगे हम, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ कैंसर। एंड वर्ल्ड कैंसर डे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सर्च करके कि जो वर्ल्ड कैंसर डे है वो कब होता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, ये फेब में होता है, ठीक है, लेकिन कब होता है ये आपको मुझे सर्च करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ कैंसर को हम क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजी, और वर्ल्ड कैंसर डे को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है ये आपको मुझे बताना है। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सही कमेंट्स आए थे कि मैंने पूछा था वर्ल्ड एड्स डे कब होता है, ये आपने सही बताया कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको मुझे बताना है। अब हम बात करते हैं कि जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ जो ट्यूमर है, एक्चुअली देखो जो ट्यूमर और कैंसर है ये दोनों अलग अलग चीज होती है। ट्यूमर और कैंसर क्या होती है, अलग अलग चीजें होती है। अब सारे के सारे जो ट्यूमर है वो कैंसर नहीं होते, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखो डिफरेंस ये होता है कि जो कैंसर सेल है वो तो ग्रो कर ही रही है, ठीक है, वो अनकंट्रोल फैशन में डिवाइड कर ही रही है और एक गठान बन जाती है, ठीक है। उस गठान को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। उस गठान को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैंसर कब बोलते हैं, कैंसर हम तब बोलते हैं जब ये जो गठान है, ठीक है, ये रप्चर हो जाए, ठीक है, या फिर इसकी जो सेल्स हैं ब्लड और लिम्फ के थ्रू दूसरे ऑर्गन के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहां पर जो ग्रोथ है फिर से अनकंट्रोल फैशन में ग्रोथ होगी, सेल डिवाइड करेगी, वैसे ही जो नॉर्मल सेल के न्यूट्रिएंट्स है वो छीन के खाएगी। तो इसका मतलब है वहां पर भी एक नया अगर कैंसर डेवलप होता है, अगर नया ट्यूमर डेवलप होता है, तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि जो सारे के सारे जो ट्यूमर है, नॉट एवरी ट्यूमर इज कैंसर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार कि जो ट्यूमर और जो कैंसर है उसमें क्या क्या मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर देख लेते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ठीक है। हम ट्यूमर हम किसको बोलते हैं, देखो दो टाइप्स के ट्यूमर होते हैं। एक तो हाँ होता है बेनाइन ट्यूमर, ठीक है, बेनाइन ट्यूमर एक होता है बेनाइन ट्यूमर, और जो दूसरा होता है बच्चे इसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि डिफरेंस क्या होता है, और ये डिफरेंस पूछते भी हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, बेनाइन ट्यूमर को हम बोलते हैं नॉन कैंसरस ट्यूमर, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, मैं फिर से बताऊंगी, ऑल्सो नॉन एज, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ऑल्सो नॉन एज नॉन कैंसरस ट्यूमर, नॉन कैंसरस ट्यूमर, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं,
नॉन कैंसरस ट्यूमर, ठीक है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑल्सो नॉन एज कैंसरस ट्यूमर। ये क्या है, कैंसरस ट्यूमर है, ठीक है। या फिर इसको न्यूप्लास्टिक ट्यूमर भी बोलते हैं, न्यूप्लास्टिक ट्यूमर भी बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है हम ये देखते हैं। देखो, अगर जो सेल है, अगर सेल ग्रो कर रही है, डिवाइड कर रही है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर ही रेस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द साइट ऑफ द ओरिजिन, मतलब जहां पर सेल की ग्रोथ शुरू हुई वो वही ऑर्गन तक रेस्ट्रिक्ट रहा, वो कहीं और ट्रांसफर नहीं हुआ। इसको तो हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। अब हम कैंसर कब बोलते हैं, हम कैंसर तब बोलते हैं बच्चे अगर ये जो ट्यूमर है, ठीक है, इसकी सेल्स अगर ब्लड और लिम्फ से की हेल्प से ट्रांसफर होके किसी दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गन में भी ये क्या करना शुरू करेंगे, एक नया ट्यूमर एक डेवलप करना शुरू कर देंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि ये रेस्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्ट रहेगा टू द साइट ऑफ ओरिजिन, लेकिन ये स्प्रेड करता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अदर ऑर्गन, ठीक है। तो यहां पे आप लिखो इट रेस्ट्रिक्टेड टू द साइट ऑफ ओरिजिन, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द साइट ऑफ ओरिजिन, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द साइट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये क्या होगा, इट स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर, ठीक है, इट स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर। और ये स्प्रेड नहीं करेगा, इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम, ये स्प्रेड नहीं करता है, ठीक है, ये स्प्रेड नहीं करता, इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, ये स्प्रेड नहीं करेगा, ये पर्टिकुलर एक ही ऑर्गन पर रेस्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है। यहां पर देखो इट स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है। और इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है बच्चे, मेटास्टेसिस शो करता है, मेरी बात समझ में आई, ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, मेटास्टेसिस, ठीक है। यानी कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट ड्रेडफुल, मोस्ट डेंजरस प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लिख ले स्टार मार्क करके, मोस्ट डेंजरस प्रॉपर्टी मेटास्टेसिस, क्योंकि ये एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन क्या करता है, ट्रांसफर होता रहता है वाया ब्लड और लिम्फ, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो दो जो टर्म्स हैं आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एक तो कांटेक्ट इनहिबिशन कौन शो करता है, देखो कांटेक्ट इनहिबिशन शो करता है, वो कौन शो करता है, वो तो नॉर्मल सेल कांटेक्ट इनहिबिशन शो करती है, मेरी बात समझ में आई, जो नॉर्मल सेल है वो क्या शो करती है, कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन मेटास्टेसिस कौन शो करता है, कैंसरस सेल मेटास्टेसिस शो करती है। इसीलिए जो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है, ठीक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, इसको न्यूप्लास्टिक ट्यूमर और कैंसरस ट्यूमर हम तब बोलते हैं। अब आपको बात समझ में है कि ट्यूमर को हम कैंसर क्यों नहीं बोलते, ट्यूमर तो पर्टिकुलर एक ऑर्गन तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है, लेकिन हम कैंसर तब बोलते हैं जब ये ट्रांसफर हो जाती है इसकी जो कैंसरस सेल वाया ब्लड और लिम्फ फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, और यही मोस्ट डेंजरस प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो ये क्या है, ये जो बेनाइन ट्यूमर है इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत स्लो करती है, स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत डेंजरस है और ये फास्ट ग्रोथ शो करता है, ठीक है। ये कौन सा ग्रोथ शो करता है, फास्ट ग्रोथ शो करता है। जो बेनाइन ट्यूमर है ये लेस
डेंजरस होता है। ये क्या होता है? लेस डेंजरस होता है, ठीक है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये मोस्ट डेंजरस होता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे? मोस्ट डेंजरस होता है। ये क्या होता है? मोस्ट डेंजरस होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है किस किस के बीच में बच्चे? ये कुछ डिफरेंस है बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में, कि जो बेनाइन ट्यूमर है ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक रेस्ट्रिक्ट रहेगा, लेकिन जो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है ये एक जगह से, एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन क्या करता है? ट्रांसफर होता रहता है वाया ब्लड और लिम्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इट स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन टू अदर ऑर्गन वाया ब्लड और लिम्फ, ठीक है। ब्लड और लिम्फ ये क्या करता है बच्चे? ट्रांसफर होता है। और मेटास्टेसिस और कांटेक्ट इनहिबिशन तो आप समझ लो एकदम से पक्का होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कांटेक्ट इनहिबिशन और मेटास्टेसिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर तो इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन ये भी ट्रीट करना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज अगर किसी के यूट्रस के अंदर कैंसर है, ठीक है, और अगर यूट्रस के अंदर है कैंसर तो हम यूट्रस को निकाल सकते हैं, ठीक है। वो एक अगर रेस्ट्रिक्टेड है एक प्लेस तक, यूट्रस तक, तो हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये जो कैंसर है, इसकी जो कैंसरस सेल है, जैसे सपोज अगर ब्लड और लिम्फ के थ्रू ट्रांसफर हो गई और लंग के अंदर भी अगर कैंसर डेवलप करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है वो ज्यादा डेंजरस है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स के कैंसर है कॉमनली? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर की। तो टाइप्स ऑफ कैंसर, या फिर आप यहां पे लिख सकते हो मैलिग्नेंट ट्यूमर। टाइप्स ऑफ कैंसर, या फिर आप यहां पे लिख सकते हो मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, देखो सबसे जो पहला जो टाइप है बच्चे, दैट इज कार्सिनोमा, ठीक है। पहला है जो टाइप है दैट इज कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, ये जो कार्सिनोमा है बच्चे, ये होता है अराउंड 85%। जो मोस्ट जो कॉमन जो कैंसर होता है दैट इज कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या है? मोस्ट कॉमन कैंसर। कार्सिनोमा क्या है? मोस्ट कॉमन कैंसर, ठीक है। यानी कि यहां पर जो ग्रोथ होती है वो किसकी होती है? मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ, मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ किसकी मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है? एपिथेलियल सेल की, ठीक है। आपको पता है एपिथेलियल सेल जो कि लाइन करती हैं एपिथेलियल सेल, और यानी कि जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। तो मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल यहां पर होता है। और जो इसके अंदर जो एग्जांपल है बच्चे वो क्या क्या आएगा? जैसे कि सर्विक्स का कैंसर हो गया, ठीक है, यानी कि पेनक्रियाज का कैंसर हो गया, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। स्किन का जो कैंसर हो गया, ठीक है। यानी कि कार्सिनोमा सबसे ज्यादा कॉमन होता है जहां पर जो मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है वो किसकी होती है? एपिथेलियल सेल की, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं, ठीक है, जो दूसरी जो कॉमन कैंसर है, दूसरे कॉमन कैंसर की बात करूं, दैट इज ल्यूकीमिया, ठीक है। ल्यूकीमिया, जो ल्यूकीमिया होता है बच्चे, ये होता है अराउंड 10 to 15%, ठीक है। ल्यूकीमिया क्या होता है? 10 to 15%। यहां पर किसकी यहां पर जो यानी कि आपको पता ही है ब्लड कैंसर को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। और यहां पर जो WBC जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। WBC का जो अमाउंट है बच्चे वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगा। ल्यूकीमिया दैट इज 10 to 15% देखने को मिलता है। जो सबसे जो कम है दैट इज सार्कोमा। और सार्कोमा क्या होता है? मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बच्चे। कभी आप ये सोचो कि मैम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रही है, लेकिन इतना ज्यादा है नहीं। आप एक बार रिवाइज करोगे, एक बार रीड मारोगे तो आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। ये होता है लेस देन 1%, ठीक है। यहां पर जो मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है वो किसकी होती है? मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ
कनेक्टिव टिश्यू। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं जैसे कि एडिपोज सार्कोमा, कनेक्टिव टिश्यू आप पढ़ के आए हो ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एडिपोज सार्कोमा या फिर मसल सार्कोमा, ठीक है, मसल सार्कोमा, ऑलराइट, यानी कि लिम्फोइड सार्कोमा, लिम्फोइड सार्कोमा, लिम्फोइड सार्कोमा। मेरी बात समझ में आई? यानी कि अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कैंसर की, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है दैट इज कार्सिनोमा, जो जहां पर मैलिग्नेंट ग्रोथ होगी, ठीक है, किसके एपिथेलियल सेल की, और जिसके अंदर सर्विक्स का कैंसर, पेनक्रियाज का कैंसर, स्किन का कैंसर, सब किसके अंदर आते हैं? आपकी कार्सिनोमा के अंदर आते हैं। ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर, जिसके अंदर WBC का अमाउंट बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। और अगर मैं बात करूं सार्कोमा की, तो सार्कोमा लेस देन 1% होता है, जहां पर जो मैलिग्नेंट जो ग्रोथ होती है वो किसकी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की होती है, ठीक है। और जो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि यहाँ पे आप लिख लो कनेक्टिव टिश्यू जो कि मेसोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन होते हैं, ठीक है, मेसोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन होते हैं। उनके कैंसर को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो एक्टोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन होते हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है, ये किसके होते हैं? एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ कैंसर। अब हम बात करते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं किसकी? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। अब इन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम बोलते हैं ऑन्कोजेंस। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेंस, ठीक है। कैंसर कोजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कैंसर कोजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ऑन्कोजेंस, ठीक है। आप देखो ये जो ऑन्कोजेंस होते हैं फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं? एक टेबल सी बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम सारे के सारे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। फिजिकल ऑन्कोजेंस, फिजिकल ऑन्कोजेंस, केमिकल ऑन्कोजेंस, केमिकल ऑन्कोजेंस एंड बायोलॉजिकल ऑन्कोजेंस, ठीक है। एक बार हम ये टेबल फॉर्म में कर लेंगे, फिर आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। देखो बच्चे, मैं फिर से कह रही हूं कि आगे बढ़ने से जैसे जैसे लेक्चर्स आ रहे हैं, आपको हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल रहे होंगे, ठीक है। आपको फिजिक्स के लेक्चर मिल रहे हैं, आपको दूसरे लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। तो मेरी बात सिर्फ इतनी है कहने की, अच्छी बात है आपको डेली मतलब लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए आपको चीजें, एक ऐसा नहीं कि आप हर एक सोर्स पढ़ रहे हो, यहाँ से भी पढ़ रहे हो, वहां से भी पढ़ रहे हो, नहीं, ठीक है। तो मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आपने ये जो लेक्चर्स बायो के देखे तो आई गारंटी कि आपके 90+ मार्क्स तो डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। आ सकते हैं, फुल भी आ सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी है, आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हो। ऑलराइट, बायो का पेपर अगर आपका सब्जेक्टिव आता है तो रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी, रिप्रेजेंटेशन भी मैटर करती है कि आपने पेपर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो ये सारी की सारी चीजें मैटर करती है। तो रिप्रेजेंट तो तब आए, पेपर को रिप्रेजेंट करना तो आपको तब आएगा ना, तब आपको ये पता चलेगा कि कंटेंट क्या है। आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें लिखना क्या है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करके क्या करोगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले यही है कि आप अपना नोट्स करो, और ये इनफ है, ठीक है, ये मोर देन इनफ है। आपके जो भी एग्जाम्स आएंगे 12th के, ठीक है, बहुत ज्यादा ये हम कवर करा रहे हैं इसके के अंदर, कोई भी यहाँ पे आपका पॉइंट रह नहीं जाएगा। तो हम अब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उसी तरीके से आप मेहनत करो, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए।
ऑलराइट, चलो अब हम बात करते हैं फिजिकल ऑन्कोजेंस की। ठीक है, फिजिकल ऑन्कोजेंस के अंदर क्या क्या आते हैं? देखो, फिजिकल ऑन्कोजेंस के अंदर आती है एक तो आयनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशंस। अब बात आती है कि आयनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी आती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरी क्या आती है आपकी? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, अब आयनाइजिंग रेडिएशन का जो एग्जाम्पल है बच्चे वो क्या क्या आएगा? आयनाइजिंग रेडिएशन का जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा आपका एक्स रेज एंड गामा रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, ये तो आती है आपकी आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर क्या क्या आएगा, किसी को पता है? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का मतलब है यूवी रेज। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ केमिकल ऑन्कोजेंस की। ठीक है, केमिकल ऑन्कोजेंस, कुछ केमिकल्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं कॉजिंग कैंसर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे कि सूट, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लंग एंड स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और अगर यहां पर अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल स्मोक, ठीक है, स्मोक किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लंग कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और अगर मैं केमिकल की बात करूं जैसे कि मस्टर्ड गैस है, ठीक है, मस्टर्ड गैस हो गया या फिर निकेल हो गया, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द लंग कैंसर, ये कि लंग कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑलराइट, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है, आपकी सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा होगा कि कुछ फिजिकल ऑन्कोजन है जिसके अंदर ये तो लिखा हुआ है। केमिकल ऑन्कोजन के अंदर जैसे कि सूट हो गया, स्मोक हो गया, मस्टर्ड गैस हो गया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैडमियम की, ठीक है, कैडमियम, कैडमियम, ये जो कैडमियम है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोस्टेट कैंसर, ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं DES, ठीक है, यानी कि डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रोल है बच्चे, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेजाइनल कैंसर। ठीक है, ये वेजाइनल कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए। अब हम बात करूं कि वायरल ऑन्कोजेंस क्या होते हैं। वायरल ऑन्कोजेंस, ऑन्कोजेंस का मतलब है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, बायोलॉजिकल का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर वायरस रेस्पॉन्सिबल है कैंसर कॉज करने के लिए तो हम उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम उसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरस यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग कैंसर। और वायरल ऑन्कोजेनिक वायरस का जो जीन है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? वी जीन या फिर वायरल ऑन्कोजीन। ठीक है, वी जीन या फिर वायरल ऑन्कोजीन। ठीक है, वायरल ऑन्कोजीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग कैंसर, उस जीन को हम वी जीन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इसी में आपने सुना होगा जैसे कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सर्वाइकल कैंसर के लिए। हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लीवर कैंसर। ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? लीवर कैंसर के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनवा दी है। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स का मतलब है जो कि कैंसर कॉज करते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेंस। फिजिकल ऑन्कोजेंस के अंदर आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। केमिकल ऑन्कोजेंस के लिए सूट, स्मोक, मस्टर्ड गैस, कैडमियम, डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, ये कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। अगर मैं बायोलॉजिकल ऑन्कोजेंस का बात करूं तो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई वायरस
वायरस है वो रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए, और उस जीन को हम वी जीन या फिर वायरल ऑन्कोजीन बोलते हैं। ठीक है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइकल कैंसर, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिवर कैंसर। ठीक है, तो ये था टेबल कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूं। ठीक है, जो जीन्स हैं, एक होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, नॉर्मल सेल के अंदर जीन होता है बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है बच्चे, ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है नॉर्मल सेल के अंदर। ठीक है, इट प्रेजेंट इन द नॉर्मल सेल, इट प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल। ये नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी कि ये इनहिबिट करेगा, इट इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल। नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट होने से ये ट्यूमर सप्रेसर बचाएगा। ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और एक दूसरा जो जीन है, ठीक है, हर एक जो नॉर्मल सेल है, हर एक बच्चे एक नॉर्मल सेल है, इसके पास एबिलिटी होती है टू ट्रांसफर इनटू द कैंसरस सेल। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन। ठीक है, सेलुलर ऑन्कोजीन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन बोल सकते हो आप, प्रोटो ऑन्कोजीन, या फिर आप इसको सी ऑन्कोजीन भी आप यहां पे बोल सकते हो। ठीक है, सी जीन, सी ऑन्कोजीन। अब देखो ये क्या होता है, सेलुलर ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन या फिर सी ऑन्कोजीन। आप देखो इट इज प्रेजेंट इन द नॉर्मल सेल। ठीक है, आप देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो ये नॉर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट है ट्यूमर सप्रेसर जीन, एक नॉर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट है, नॉर्मल सेल को ये कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देगा। अगर डीएनए के अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन उसको खत्म कर देगा, ताकि वो कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट ना हो। अब किसी भी वजह से जो भी हमने अभी ऑन्कोजन पढ़ा, ठीक है, जो भी हमने ऑन्कोजन पढ़ा, चाहे वो फिजिकल ऑन्कोजन है या फिर वो केमिकल ऑन्कोजन है या फिर बायोलॉजिकल ऑन्कोजन है, अगर इस ट्यूमर सप्रेसर जीन को वो इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन ने किसके को इनहिबिट करके रखा है, इसलिए इनहिबिट किया हुआ है सेलुलर ऑन्कोजीन को। ठीक है, ये सेलुलर ऑन्कोजीन है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर, ये कैंसर कॉज कर सकता है, नॉर्मल जीन के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या है, इनएक्टिव है। अभी ये क्या है, ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि इस जीन को इनहिबिट करके रखा है किसने, ट्यूमर सप्रेसर जीन ने। अब ये बात ध्यान सुनना, जो भी आपने ऑन्कोजन पढ़े, किसी भी वजह से अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन इस जीन को इनहिबिट नहीं कर पाया, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन खुद ही इनहिबिट हो गया। ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर खुद ही इनहिबिट हो गया किसी भी ऑन्कोजन की वजह से, जो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, खुद ही इनहिबिट हो गया, तो इसको कैसे इनहिबिट करेगा? इसका मतलब है अब ये जीन क्या है, फ्री है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। ये बात समझ में आई कि हर एक नॉर्मल सेल के पास भी एबिलिटी होती है कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट होने की, लेकिन इस जीन को जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए, इस जीन को इनहिबिट करके रखता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर ये ट्यूमर सप्रेसर जीन इनहिबिट हो गया किसी भी ऑन्कोजन की वजह से, अब ये फ्री है और ये क्या कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो ये दो जीन होते हैं, ये नॉर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये किसको इनहिबिट करके रखता है, ये इसको इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, अब ये किसको इनहिबिट करके रखेगा, ये इस चीज को इनहिबिट करके रखेगा। ठीक है, तो ये था पूरी की पूरी कहानी। अब हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस। अब हम क्या देखते हैं बच्चे, इसका डायग्नोसिस देखते हैं कि डायग्नोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायग्नोसिस सही टाइम पर कर लेना भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या पता बेनाइन ट्यूमर हो, ठीक है, क्या पता वो बेनाइन ट्यूमर हो, ऑलराइट, और अगर सही टाइम पे अगर वो डिटेक्ट नहीं हुआ, क्या पता फिर वो अगर मैलिग्नेंट हो गया, फिर दिक्कत की बात है, फिर
फिर दिक्कत की बात है। ठीक है, तो अब देखिए डायग्नोसिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी का मतलब क्या है बच्चे, जिसमें भी अगर किसी भी ऑर्गन में ऐसे सस्पेक्ट हो रहा है कि इस ऑर्गन में कैंसर हो सकता है, ठीक है, तो उस थोड़ा सा टिश्यू निकालेंगे वहां से, उसको पतली पतली स्लाइड में रखा जाएगा और जो भी स्पेशलिस्ट है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन के अंदर कट करना तो उसको हम बायोप्सी कहेंगे। और उसके बाद आता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, जो भी स्पेशलिस्ट है उसकी स्टडी करेंगे, उस टिश्यू की स्टडी करेंगे। एक तो ये है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे टिश्यू की स्टडी की जाती है। ठीक है, यहाँ पे किसकी स्टडी की जाती है, सस्पेक्टेड टिश्यू की यहाँ पे स्टडी की जाती है। ऑलराइट, दूसरी अगर मैं बात करूं बोन मैरो, अगर वो ब्लड कैंसर है, ठीक है, ब्लड कैंसर के केस के अंदर क्या होगा बच्चे, ब्लड कैंसर के केस के अंदर कैसे हम पता लगाएंगे, ब्लड कैंसर के केस में बोन मैरो बायोप्सी। ठीक है, बोन मैरो बायोप्सी एंड WBC काउंट। ठीक है, अगर WBC का काउंट अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मली 1000 में नंबर होता है, अगर लैक्स में है तो इसका मतलब क्या है, ब्लड कैंसर है। ठीक है, तो बोन मैरो बायोप्सी एंड WBC काउंट फॉर ब्लड कैंसर। ठीक है, वो किसके लिए होता है बच्चे, ये होता है फॉर ब्लड कैंसर। ठीक है, अब रेडियो डायग्नोसिस भी होती है। ठीक है, रेडिएशन की मदद से भी हम चेक कर सकते हैं, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियो डायग्नोसिस। रेडियो डायग्नोसिस का मतलब है रेडिएशंस की वजह से भी हम ये चेक कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं। ठीक है, तो रेडियो डायग्नोसिस के अंदर जैसे कि हम एक्स रेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम एक्स रेज यूज कर सकते हैं, कंप्यूटेड टोपोग्राफी, CT स्कैन। ठीक है, ठीक है, एक्सरेज यानी कि रेडियोग्राफी, एक्सरेज की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, रेडियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, और कंप्यूटेड टोपोग्राफी, कंप्यूटेड टोपोग्राफी का मतलब क्या है, CT स्कैन। ठीक है, यहां पर भी हम किसकी यूज करते हैं, यूज एक्सरेज, यहां पर भी हम एक्सरेज का हम यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें क्या मिलता है, एक्सरेज, यहां पर हमें 3D पिक्चर मिलती है, 3D पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, 3D पिक्चर मिलती है हमें इंटरनल ऑर्गन्स की। ठीक है, 3D पिक्चर मिलती है हमें इंटरनल ऑर्गन्स की। रेडियो डायग्नोसिस यानी कि रेडियोग्राफी के अंदर हम एक्सरेज का यूज करते हैं। कंप्यूटेड टोपोग्राफी यानी कि CT स्कैन, फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, जिसके अंदर हम एक्सरेज का यूज करते हैं, यानी कि 3D पिक्चर हमें मिलती है इंटरनल ऑर्गन्स की। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा मतलब जो बहुत कम रिस्की है, दैट इज MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, यहां पर तो आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पे हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करते हैं और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हम यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो बायोप्सी, अगर हम किसी भी टिश्यू को अगर हम कट कर रहे हैं तो क्या पता, अगर बेनाइन ट्यूमर है, अगर वो बेनाइन ट्यूमर का मतलब है वो कैप्सुलेटेड रहता है। ठीक है, अगर जो सपोज अगर वो सेल ही बाहर आ गई और फिर वो ब्लड और लिम्फ के थ्रू किसी और ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। दूसरी बात, अगर मैं एक्सरेज हैं ये भी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, एक्सरेज जैसे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर के टाइम पे ये यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के सस्पेक्ट अगर हो तो एक्सरेज का यूज करते हैं। कंप्यूटेड टोपोग्राफी का मतलब है यहां पर भी एक्सरेज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 3D पिक्चर मिलती है इंटरनल ऑर्गन्स की। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर भी हमें 3D पिक्चर मिलती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ये बेस्ट टेक्निक है। ठीक है, ये क्या है, बेस्ट टेक्निक बोला जाता है। ये बेस्ट टेक्निक इसलिए बोला जाता है बच्चे, क्यों, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन करते हैं।
हैं, वो हम क्या करते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन करते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा पानी पीने का वक्त हो गया है, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस हो गया है, बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी, WBC काउंट, रेडियो डायग्नोसिस एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो ये था डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर हमने देख लिया है, डायग्नोसिस के अंदर हमने बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी देख लिया है, बोन मैरो बायोप्सी, WBC काउंट, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोग्राफी के अंदर हम एक्सरेज का यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर किसी जो भी एक शीट पहनते हैं, एक शील्ड पहनते हैं डॉक्टर्स जब भी ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो भी अपने आप को बचाव करते हैं अगर एक्सरेज, क्योंकि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। कंप्यूटेड टोपोग्राफी नहीं बच्चे, टोमोग्राफी, ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन के अंदर हम एक्स रेज का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें 3D पिक्चर मिलती है इंटरनल ऑर्गन्स की। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रीटमेंट की। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो चलिए अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे बच्चे, ट्रीटमेंट के अंदर तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, तो जैसे सर्जरी, ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ दैट पार्ट, ठीक है, रिमूवल ऑफ डिफेक्टेड पोर्शन, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी, एक तो सर्जरी से हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी सस्पेक्टेड ऑर्गन है, बेनाइन ट्यूमर, अगर यूट्रस के अंदर अगर ट्यूमर है तो यानी कि यूट्रस को निकाल दिया जाता है। और तो एक तो ये सर्जरी हो गया। दूसरी अगर मैं बात करूं जो सपोज रेडिएशंस की मदद से, ठीक है, किसकी मदद से, रेडिएशन की मदद से। कुछ ऐसी जो रेडिएशन दी जाती हैं, ठीक है, जैसे कि जो कि हार्मफुल होती हैं, लीथल होती हैं कैंसरस सेल्स के लिए, लेकिन नॉट फॉर द नॉर्मल सेल्स, ठीक है। सारे के सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। रेडिएशन का मतलब हार्मफुल रेडिएशंस का यूज करके, हार्मफुल रेडिएशंस लीथल फॉर कैंसरस सेल्स, ठीक है, जो कि कैंसरस सेल्स के लिए लीथल है। हार्मफुल रेडिएशंस लीथल फॉर कैंसरस सेल, नॉट फॉर द नॉर्मल सेल, नॉट फॉर नॉर्मल सेल। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं, तो जस्ट सपोज जैसे कि आयोडीन 131 की जो रेडिएशंस है, ये किसके लिए यूज की जाती हैं, थायराइड कैंसर के लिए, ठीक है। और स्ट्रोंशियम 90 हो गया, कोबाल्ट 60 हो गया, ये जो रेडिएशंस हैं ये यूज की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं थर्ड की, तो जस्ट सपोज कीमोथेरेपी, ठीक है, यानी कि जो एंटी कैंसरस जो ड्रग्स होती हैं, नेचुरल एंटी कैंसरस ड्रग्स होती हैं। और ये जो कीमोथेरेपी के बच्चे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, यहाँ पे जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, एनीमिक हो जाती है और हेयर फॉल जैसी सिचुएशन आती है कीमोथेरेपी के अंदर। कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है, नेचुरल एंटी कैंसरस ड्रग्स यूज की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा भी होगा विनब्लास्टिन, ये आपके 11th बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में था, विनक्रिस्टिन, ठीक है, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, ये कहां से ऑब्टेन की जाती है, ऑब्टेन फ्रॉम कैथारेंथस रोजिया, जो कि सदाबहार है, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम कैथारेंथस रोजिया,
ठीक है। कीमोथेरेपी के अंदर जो नेचुरल जो एंटी कैंसरस ड्रग्स होती हैं जैसे कि विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। ऑलराइट, और अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर मतलब नेक्स्ट ट्रीटमेंट की, तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट बच्चे यहाँ पे क्या देखा जाता है, फॉर एग्जांपल इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी के अंदर क्या होता है, देखो इम्यूनोथेरेपी के अंदर क्या, तो मोनोक्लोनल बॉडीज दी जाती हैं बच्चे, यहाँ पर बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स दिए जाते हैं। अब देखो बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स का मतलब है, देखो जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं बच्चे हाइड एंड सीक खेलती है। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम से, हमारा इम्यून सिस्टम इन कैंसरस सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो क्या होता है कि हम बाहर से बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स देते हैं, ठीक है, जो कि बूस्ट कर देता है इम्यून सिस्टम को। ठीक है, ये क्या करेगा बच्चे, बूस्ट इम्यून सिस्टम, बूस्ट इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है बच्चे, बूस्ट कर देता है। ठीक है, इट बूस्ट द इम्यून सिस्टम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरफेरोन हो गया, यानी कि इंटरफेरोन यहाँ पे हम इंटरल्यूकिन हो गया, इंटरफेरोन हो गया, ये दिए जाते हैं, इंटरल्यूकिन हो गया, इंटरफेरोन्स हो गए। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स है। ठीक है, तो आपको एक होमवर्क मैंने क्या दिया था, एक होमवर्क क्या दिया था मैंने, एक होमवर्क दिया था कि वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड कैंसर डे बताना है आपको, और आपको ये बताना है कि जो इंटरफेरोन है वो कौन सा दिया जाता है। ठीक है, ये हम आपको ये मैंने पढ़ाया हुआ है पहले के लेक्चर के अंदर, आपको ये मुझे बताना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि एक थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, वैसे इट्स नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, जैसे कि एक इनहिबिशन ऑफ टैफ फैक्टर। ठीक है, जब कैंसरस सेल्स होते हैं ना बच्चे, कैंसर सेल एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं टिश्यू एंजियोजेनेसिस फैक्टर, जहां पर ब्लड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ब्लड की वेसल्स बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। आप देखो जो भी कैंसरस सेल है ये फ्लो किसके थ्रू करेगी, ब्लड के थ्रू ही फ्लो करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वन ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन तक ये इजीली ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, और उस फैक्टर को इनहिबिट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, बाय गिविंग द इनहिबिटर्स ऑफ टैफ फैक्टर। ठीक है, ताकि जो ब्लड वेसल्स की जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा ना हो और जो कैंसरस सेल है वन ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन तक ना ट्रांसफर हो। ये थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान था आपका, बाकी दैट इज ट्रीटमेंट। ठीक है, बाकी इनके कॉम्बिनेशन में भी हम बहुत ज्यादा ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम देखेंगे इसकी एनसीईआरटी क्या कहती है, फिर हम देखेंगे कि क्या आप इसके क्वेश्चंस कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देखा बच्चे, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल सेल शो करती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, और मेटास्टेसिस कौन शो करता है, कैंसरस सेल शो करती है। ठीक है, जो ट्यूमर है कैंसर कब कहलाएगा, जब वो वन ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर करता है। ऑलराइट, और जो कैंसरस की जो मोस्ट जो फियरफुल जो प्रॉपर्टी है, मोस्ट ड्रेडफुल, जिसके होश उड़ जाते हैं। ठीक है, देखो कैंसर नाम से ही सुनने में इतना डर लगता है क्योंकि हर दिन इतनी डेथ्स हो रही है कैंसर की वजह से। ऑलराइट, तो बहुत ज्यादा ड्रेडफुल ये डिजीज हो चुकी है। ऑलराइट, और इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर हमने बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस देखा था। ठीक है, और फिर हमने देखा किसके बारे में, हमने डायग्नोसिस देखा, ट्रीटमेंट देखा, टाइप्स ऑफ कैंसर देखे। तो एक बार हम एनसीईआरटी की रीड करते हैं, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। और मैंने आपको 2 होमवर्क दिए, होमवर्क से बच्चे डेफिनेटली मेरे को ये पता चलता है कि आप कितना पानी में हो। ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। देखो, कैंसर इज द मोस्ट dreaded disease of human beings and it is a major cause of death all over the globe. More than 1 million of Indians suffer from the cancer and large number of them die from it annually. The mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of the cells. ठीक है, अब हमने पूरी की पूरी कहानी देख ली है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नॉर्मल सेल कैसे कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज्यादा ड्रेडफुल डिजीज है, सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होती हैं, आपकी कैंसर की वजह से। और इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। मतलब जो नॉर्मल सेल की जो ग्रोथ है वो हाईली रेगुलेटेड है। इन कैंसर सेल देयर इज ए ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, ये जो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं, जो कैंसर सेल जो रेगुलेट जो
भी नॉर्मल सेल वो एक रेगुलेटरी फैशन के अंदर डिवाइड करेगी, ठीक है। अगर ये जो फंक्शंस हैं, जो भी रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है, अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है, कैंसरस सेल बन जाती है। कैंसरस सेल के अंदर क्या होता है, नॉर्मल सेल एक प्रॉपर्टी शो करती है, मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिए, क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। यानी कि नॉर्मल सेल ग्रो करेगी, अगर वो नेबरिंग सेल के अंदर कॉन्टैक्ट में आ गई तो उसकी अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। कैंसरस सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, कैंसरस सेल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल जस्ट टू कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग टू राइज मास ऑफ सेल, एक मास बन जाता है सेल का और एक गठान बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक बेनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड रहेगा ओरिजिनल लोकेशन तक, एंड डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज, ठीक है, लिटिल डैमेज कॉज करता है लेकिन इसका भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर मैं बात करूं, इट इज अ मास ऑफ द प्रोलिफेरेटिंग सेल्स कॉल्ड न्यूओप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। यहां पर जो कैंसरस सेल्स हैं ये क्या होती हैं बच्चे, जो कैंसरस जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जो कैंसरस जो ट्यूमर है, जो न्यूओप्लास्टिक ट्यूमर है, ये क्या होता है, ये ड्रेडफुल होता है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये जो कैंसरस सेल है लिम्फ और ब्लड के थ्रू ये दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर हो जाती है और वहां पर नॉर्मल सेल से कॉम्पीट करेंगे फॉर द वाइटल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दीज सेल ग्रो वेरी रैपिडली, ग्रोथ बहुत ज्यादा शो करती है और ये इन्वेज करती है, इन्वेडिंग शो करती है, डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को भी ये डैमेज करती हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं। एज ऑफ दी सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो एंड दे आल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल फॉर कंपीटिंग द वाइटल न्यूट्रिएंट्स। सेल स्लव फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइड थ्रू द ब्लड एंड वेयरएवर दे गेट लॉस्ट इन द बॉडी, एक वो नया ट्यूमर बनाना शुरू कर देंगे और इसी प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस बोलते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज द मोस्ट डेंजरस प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर, बहुत ज्यादा डेंजरस प्रॉपर्टी है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या क्या कॉजेज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस न्यूओप्लास्टिक सेल्स, कैंसरस सेल्स यानी कि न्यूओप्लास्टिक सेल्स भी बोलते हैं। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स बोलते हैं, इनको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। कुछ आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जैसे मैं आपको बता चुकी हूं, एक्सरेज, गामा रेज। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर यूवी रेज भी होती हैं, ठीक है, जो डीएनए को डैमेज कर देती है, लीड टू द न्यूओप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। द केमिकल carcinogens present in tobacco smoke हो गया that have been identified as major cause of the lung cancer. Cancer causing virus जिनको हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, ठीक है, और इनके पास जो जीन्स होते हैं इनको वायरल ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। These several genes called cellular oncogenes, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के पास भी एबिलिटी होती है कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट होने की, ठीक है। Furthermore several genes called cellular oncogenes, proto oncogenes या फिर C oncogen हम बोलते हैं, सी ऑन का हम बोलते हैं इनको, ठीक है। और प्रोटो ऑन्कोजेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द नॉर्मल सेल जो कि एक्टिवेट होती है अंडर सर्टेन कंडीशन और ये कन्वर्ट हो जाती है, लीड टू द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। और इनको इनहिबिट करके कौन रखता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। अगर किसी भी वजह से इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से ट्यूमर सप्रेसर जीन खुद इनहिबिट हो गया, अब तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन सी ऑन का क्या है, बिल्कुल फ्री है। क्या है, सी ऑन के क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये कॉजेज हैं कैंसर के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल, इट्स अलाउ द डिजीज टू ट्रीट इट सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन द बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, जहां पे टिश्यू लेते हैं ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकीमियाज, ठीक है। बायोप्सी के अंदर क्या होगा, एक पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू लेते हैं, उसको थिन सेक्शन के अंदर कट किया जाता है और एग्जामिन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप, और स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बाय द पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। दूसरी टेक्निक जैसे रेडियोग्राफी के अंदर हम एक्सरेज का यूज करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर भी हम एक्सरेज का यूज करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है फॉर डिटेक्टमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करती है और
नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन शो करती है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज एक्स-रेज टू जनरेट 3D डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। एमआरआई क्या यूज करती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल और जितने भी फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं इन द लिविंग टिश्यू। ठीक है, एंटीबॉडीज भी हम की मदद से भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम ये पता कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, ठीक है, और ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर के अंदर जनरली देखा जाता है। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन द इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। ठीक है, जनरली ये फैमिली हिस्ट्री में देखा जाता है कि अगर किसी फैमिली के अंदर रिपीटेडली अगर किसी जनरेशन के अंदर कैंसर है तो वो आगे इनहेरिट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स व्हिच प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर मे बी वेरी हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। सच इंडिविजुअल्स may be advised to avoid exposure to the particular carcinogens to which they are susceptible, example tobacco smoke in the केस ऑफ लंग कैंसर। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या क्या है? द कॉमन अप्रोचेज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, इम्यूनोथेरेपी होगा। रेडियोथेरेपी के अंदर क्या किया जाता है बच्चे? ट्यूमर सेल्स आर रेडिएटेड लिथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू, डैमेज नहीं होता सराउंडिंग द ट्यूमर मास। सेवरल कीमोथेरेपी ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल, मैंने नाम आपको बता दिया है। सम ऑफ दीज आर specific from a particular tumors, majority of drugs have been side effect, यानी कि साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, आपने देखा भी होगा, हेयर लॉस हो गया, एनीमिया हो गया। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड, जो कैंसर है वो कॉम्बिनेशन से ट्रीट किए जाते हैं, जैसे सर्जरी भी हो जाता है। ठीक है, रेडियोथेरेपी भी और कीमोथेरेपी की मदद से भी ट्रीट किया जाता है। ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। देयरफॉर हम ये आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा था यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मैं छुपा लूं? छुपा लेती हूँ इसको। ठीक है, डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। देयरफॉर कुछ पेशेंट्स को बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्फा इंटरफेरॉन्स, जो कि नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं और हेल्प करेंगे पहचानने में कि कैंसरस सेल कौन सी है, विच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन पूछे थे, एक का तो आपको आंसर मिल ही गया, दूसरे का आंसर नहीं मिलने वाला, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या आपको कुछ क्वेश्चंस पता है? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, एक नॉर्मल जीन है, ठीक है, दैट कोड्स फॉर प्रोटीन दैट हेल्प्स टू रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एंड कैन ड्यू टू म्यूटेशन और इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन लीड टू द न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। देखो, एक नॉर्मल जीन है, नॉर्मल सेल के अंदर वो प्रेजेंट है। ठीक है, वो किसके अंदर प्रेजेंट है? नॉर्मल सेल के अंदर वो प्रेजेंट है। अब क्या होगा? अब ये होगा बच्चे कि अब वो सर्टेन कंडीशंस के अंदर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी कि हर एक नॉर्मल सेल के पास क्या है? एबिलिटी है किसके अंदर ट्रांसफर होने की? कैंसरस सेल के अंदर ट्रांसफर होने की, और उस जीन को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो यानी कि अभी ये इनएक्टिव है, प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहां पे मिलेंगे? प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहां पर मिलते हैं बच्चे? ये आपके नॉर्मल सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या हो रहते हैं? इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव कौन करके रखता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, डीएनए डैमेज ड्यू टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ब्रोट अबाउट बाय आयनाइजिंग रेडिएशन। कौन कौन सी आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं बच्चे? अभी मैंने बताया था एक्स-रेज। एक्स-रेज ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या चूज करना पड़ेगा? यहां पर गामा रेज यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैंसर इज एसेंशियली ए जेनेटिक डिजीज कॉज्ड बाय द मल्टीपल म्यूटेशन इवेंट्स। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो सकती है। कैंसर सेल्स आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल दैट एग्जिबिट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या कैंसर सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करते हैं?
हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कौन सेल शो करता है? नॉर्मल सेल शो करती है, ठीक है। मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी कैंसर, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड गलत है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या है? बिल्कुल सही है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अमंग द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात हो रही है तो कैंसर से सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं, कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। होश उड़ जाते हैं इस डिजीज को सुन के ही, ठीक है, अगर किसी की फैमिली में डिटेक्ट होता है। Alright, which of the following is the most feared property of the malignant tumor? malignant tumor की सबसे ज्यादा feared property कौन सी है? malignant tumor की सबसे ज्यादा feared property है आपकी मेटास्टेसिस, जहां पर जो कैंसरस सेल है वो एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन कहाँ ट्रांसफर हो सकती हैं। Alright, now let's move to the next question and the next question is non-ionizing radiation can cause cancer, ठीक है। ionizing radiation x-rays, gamma rays और non-ionizing radiation का मतलब क्या है? आपका यूवी रेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्सिनोजन? फिजिकल फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, केमिकल फैक्टर्स के बारे में, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में हमने टेबल बनवा दी है। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होंगी। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर वायरल ऑन्कोजेनिक वायरस आते हैं। केमिकल के अंदर जैसे कि DES हमने देखा, स्मोक हो गया, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द मेजर कॉज ऑफ द लंग कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है, किसकी वजह से होता है? बेसिकली स्मोक की वजह से, ठीक है। तो यानी कि केमिकल कार्सिनोजन की वजह से आपको लंग कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करूं, सियोन आर फाउंड इन सेलुलर ऑन्कोजीन, ठीक है। सियोन का मतलब क्या है बच्चे? सेलुलर ऑन्कोजीन, ठीक है, या प्रोटो ऑन्कोजीन। ये कहां पे मिलते हैं आपको? नॉर्मल सेल के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड वायरल ऑन्कोजीन्स आर फाउंड इन। प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहां पे मिलेंगे? भी मैंने आपको बताया सेलुलर ऑन्कोजीन्स की बात हो रही है, यानी कि नॉर्मल सेल के अंदर। वायरल ऑन्कोजीन्स कहां पे मिलेंगे आपको? वायरस के अंदर, ठीक है। किसके अंदर मिलेंगे बच्चे आपको? वायरस के अंदर। नाम ही आपको बता रहे हैं तो ज्यादा मेहनत करने की यहाँ पे जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, डज MRI यूज विच अप्रोच टू डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल? कोई भी पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज हो गया है लिविंग टिश्यू के अंदर तो MRI सबसे बेस्ट टेक्निक होती है टू डिटेक्ट द कैंसर। अब हम बात करते हैं व्हाई, क्योंकि ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज करती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो सबसे ज्यादा क्या है? लिस्ट टॉक्सिक है, ठीक है, यानी कि जो सबसे ज्यादा मतलब जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्शन टेक्निक्स इन्वॉल्व्स द स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी कि बायोप्सी, ठीक है, जिसके अंदर लिविंग टिश्यू को हम क्या कर लेते हैं? सेक्शंस के अंदर कट करते हैं, फिर उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी को स्टडी किया जाता है बाय द पैथोलॉजिस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड विद, जो कैंसर्स है वो किस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं? कॉम्बिनेशन से ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है, जैसे सर्जरी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, कॉम्बिनेशन, सबके कॉम्बिनेशन से ये ट्रीट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी की लाइन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसरस सेल वेयर एज द रिमेनिंग 3 आर? कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कैंसरस? नॉट अ प्रॉपर्टी, नॉट पूछा हुआ, ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली, दे कंपीट विद द नॉर्मल सेल फॉर द वायरल न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है। दे डू नॉट रिमेन कॉन्फाइंड इन द एरिया ऑफ द फॉर्मेशन, ये भी सही है। दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ये भी बिल्कुल सही है। दे शो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन तो आपकी कौन शो करता है? नॉर्मल सेल शो करती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दे शो द कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, ये प्रॉपर्टी नहीं है किसकी? आपकी कैंसरस सेल की, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे। तो हम डिजीज वाला पोर्शन कर चुके हैं, इम्यून सिस्टम हमने कर लिया है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर जरूर है ये, ठीक है, हार्डली इसका हम ट्राई करेंगे इस वीक के अंदर खत्म करने की। ऑलराइट, तो
अभी तक हमने 2 डिजीज के बारे में पढ़ लिया है, एड्स के बारे में, कैंसर्स के बारे में, कुछ जो कॉमन डिजीज है, अब बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, सिम्टम्स क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें करने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वो करते हैं और फिर आपका सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा, ठीक है, ड्रग्स एंड ड्रग्स अब्यूज। ठीक है, तो आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपने नोट्स सही से बनाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई स्लाइड आपकी आगे स्किप हो गई है, मैम ने स्किप कर दी, तो आपको पॉज कर सकते हो, आप अच्छे नोट्स बना सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, मैं आपके कमेंट रीड करती हूँ कि आपको कोई डाउट है या नहीं, और मैं ये भी देखती हूँ कि जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ क्या वो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करते हो या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।